हेलो दोस्तों। तो चलिए, आज हम लोग करने वाले हैं आपका मॉक टेस्ट नंबर 2। और इससे पहले हम लोग ने मॉक टेस्ट नंबर 1 कर चुका है, जो इस चैनल पे उसका वीडियो है। ठीक है, तो ये हेल्प किसके लिए हो रहा है? ये आपका एएलपी और टेक्नीशियन के लिए हो रहा है। ठीक है, एएलपी टेक्नीशियन जो 2024 में होने वाला है, इनका ये हो रहा है होने मॉक टेस्ट है। इसमें हम लोगों ने साइंस के 25 क्वेश्चन, साइंस के कितने 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ, वो भी कौन सा? प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो अब प्रीवियस ईयर क्यों? क्योंकि इससे आपको मतलब इसका वेटेज आपको पता चल जाएगा। आपको डाउट नहीं रहेगा कि ये जो क्वेश्चन का लेवल हमारे एग्जाम से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। इसीलिए पीवाईक्यूज़ को, और वैसे पीवाईक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और रेलवे में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि रेलवे में सबसे ज़्यादा रिपीटेशन होता है। रेलवे में रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एसएससी सबको अगर हम लोग देखते हैं तो उन सबसे ज़्यादा रिपीटेशन जो है रेलवे में होता है। तो यहाँ पे पीवाईक्यूज़ का वैल्यू, प्रीवियस ईयर का वैल्यू और ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए, फर्दर ज़्यादा डिले नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपने इस चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दो, एंड साथ में ही अपने किसी एक फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। किसी सिर्फ एक फ्रेंड के साथ आपको शेयर करना है। ठीक है, चलिए ये सब कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं इसको बता देता हूँ इसका फॉर्मेट कैसे है। इसमें मैं 25 क्वेश्चन लेकर आया हूँ और उन 25 क्वेश्चन में ही आपको क्या करना है, जिसका आंसर आपको पता होगा उसका कमेंट सेक्शन में लिखना है। और कमेंट सेक्शन में अगर आंसर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, आपको लास्ट में अपना आपने कितना स्कोर किया ये यहाँ पे ज़रूर लिखना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता डैश की ओर ले जाती है? हाइपरमेट्रोपिया, या मोतियाबिंद, या रंग अंधापन, या मायोपिया। तो नेत्र लेंस की जो अत्यधिक वक्रता है वो हम लोगों को मायोपिया की ओर ले जाती है। कहाँ? मायोपिया की ओर ले जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है? तो अभिसारी लेंस, द्विफोक्सी लेंस, बेलनाकार लेंस, या अपसारी लेंस। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को के दृष्टि को ठीक करने के लिए हम लोगों को अपसारी लेंस की आवश्यकता होती है। चलिए, वर्णक्रम के दो रंग में से कौन सा रंग चरम सीमा बनाता है? बैंगनी लाल, पीला नारंगी, नीला और हरा, या लाल और नारंगी। तो चरम सीमा कौन बनाता है? ये बनाता है आपका बैंगनी और लाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मरीजों के दांतों के बड़े बिंब को देखने के लिए दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, गोलाकार दर्पण, गोलाकार और उत्तल दर्पण। तो ये आपका जो है मरीजों के दांतों को बड़े देखने के लिए जो डॉक्टर लोग हैं वो हम यूज़ करता है अवतल दर्पण को। चलिए अगला देखते हैं। रात में आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, प्रकाश के बढ़ने के कारण, या गर्म हवा के कारण। तो रात में जो आसमान में तारे टिमटिमाते हैं वो होते हैं आपका वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, आँखों के अपनी फोकस लंबाई को समायोजित करके निकट और दूर की वस्तुओं दोनों पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आँख का क्या कहा जाता है? समंजन क्षमता, उपयुक्तता, समायोजन, या अपवर्तकता। तो इसको जो है समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी की एक सीट का प्रकाशीय भ्रम होता है जहाँ वास्तव में कोई भी मौजूद नहीं होता है। इसे क्या कहा जाता है? प्रकीर्णन, परावर्तन, मृग तृष्णा, या व्यय परिवर्तन। तो इसको जो है मृग तृष्णा कहा जाता है। ठीक है, जिसको कि मिराज भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक माध्यम की प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? प्रकाशिकीय आयतन, प्रकाशीय घनत्व, प्रकाशीय द्रव्यमान, या दृष्टि भ्रम। तो इसको प्रकाशीय घनत्व कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण के जो प्राकृतिक परावर्तक पृष्ठ है उसका केंद्र कहलाता है आपका ध्रुव। क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। जैसे कि ये गोलीय दर्पण है तो ये क्या कहलाता है? ये वाला ध्रुव कहलाएगा, और ये वाला भी आपका ध्रुव कहलाता है। चलिए अगला देखते हैं। वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला सारा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? पेनुम्ब्रा, अंतम्ब्रा,
प्रतिश्या या प्रश्या, तो यह आपका कहलाता है अंतंबरा, सॉरी नहीं अंतंबरा नहीं, प्रश्या कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रश्या। चलिए अगला देखते हैं, मनुष्यों में निकट दृष्टि दोष क्या कहलाता है? मनुष्यों में निकट दृष्टि दोष मोतियाबिंद, मायोपिया, प्रेस बायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया, ये आपका कहलाता है मायोपिया। चलिए इसको कि अवतल लेंस के यूज से सही किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। सितारों का चमचमाना, मानव आंख द्वारा बिंब निर्माण, सूर्यास्त का लाल रंग या इंद्रधनुष का निर्माण। तो अपवर्तन का जो उदाहरण है वो नहीं है, वो है आपका सूर्यास्त का लाल रंग, क्योंकि सूर्यास्त का जो लाल रंग है ये प्रकीर्णन के, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है, ना कि अपवर्तन के कारण। चलिए किडनी फेल होने का इलाज समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है। इस प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? उपापचय, परिसंचरण, हीमोडायलिसिस या मलोत्सर्जन। तो इसको जो है हीमोडायलिसिस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्यों में घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जी उत्पाद गुर्दे में हटा दिए जाते हैं। किसके द्वारा हटा दिए जाते हैं? केंद्रक, कोशन, माइटोकॉन्ड्रिया या नेफ्रॉन। तो ये जो है नेफ्रॉन के द्वारा हटा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हृदय से वृक्क तक रक्त पहुंचाता है? गुर्दे की नस, कोरोनरी धमनी, गुर्दे की धमनी या वीना कावा। तो ये है गुर्दे की धमनी। गुर्दे की धमनी जो है हृदय से वृक्क तक रक्त पहुंचाने का काम करता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से तिलचट्टे और अन्य कीड़ों का उत्सर्जन अंग कौन सा है? तिलचट्टे और अन्य कीड़ों का जो उत्सर्जन अंग है वो कौन सा है? नेफ्रिडिया, मालपीडियन नलिकाएं, ट्रेकिया या एंटीनरी ग्रंथियां। तो ये आपका मालपीडियन नलिकाएं होती है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? यकृत, स्तन ग्रंथि, केशिका ग्रंथि या श्वेत ग्रंथि। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ये होती है आपका लीवर, मतलब यकृत। चलिए अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपने इस क्वेश्चन में देखा, अपने ग्रंथि को अगर मान लीजिए आपको ग्रंथि पता ही नहीं कि ग्रंथि होता क्या है, तो इस केस में इन सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाना आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, और इसका सॉल्यूशन भी मैं लेकर आया हूँ। इसका सॉल्यूशन क्या है? इस चैनल पे हम लोग चैप्टर वाइज इन सबको करने वाले हैं। तो ठीक है, चैप्टर वाइज हम लोग इन सबको कवर करेंगे। अगर आप चैप्टर वाइज मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मेक श्योर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे कि मैं जिसमें और इसमें जो होगा ना, एक वीडियो में एक चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। एक वीडियो में, हर वीडियो में एक चैप्टर पूरा कंप्लीट रहेगा, तो इससे आपको इस क्लास को देखना जो है आसान हो जाएगा। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बहुत जल्दी ही इसका क्लास इसमें अपलोड होने वाला है, और आपके एग्ज़ाम तक मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका एग्ज़ाम तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, मानव शरीर में लवणों का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो मानव शरीर में लवण का परिवहन जो है प्लाज्मा, ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन या खून के द्वारा होता है। तो खून के द्वारा होता है। चलिए अगला देखते हैं, इनमें से कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अधिवृक्क, थायराइड, पिनियल या लाल। तो लाल जो है ना, लाल ग्रंथि, ये आपका अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? लार, पिट्यूटरी, प्रोस्टेट या पसीना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। चलिए निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की आहार नाल का भाग नहीं है? आहार नाल का भाग कौन नहीं है? मलाशय, श्वास प्रणाल, ग्रसनी या ग्रासनली। तो आहार नाल का भाग जो है श्वास प्रणाल नहीं है, श्वास नली या श्वास प्रणाल आहार नल का भाग नहीं है। चलिए ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीकरण क्या है? रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान हाइड्रोजन प्राप्त करने वाला पदार्थ। रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान ऑक्सीजन प्राप्त करने वाला पदार्थ, इसका आंसर होने वाला है, क्योंकि ऑक्सीकरण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन प्राप्त करने वाला पदार्थ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जिसे खुला रखने पर डैश के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो सोडियम जो है खुला रखेंगे तो हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे आम समस्थानिक है। अब परमाणु हथियार में सबसे उपयोग किए जाने वाले सबसे आम समस्थानिक क्या है? यूरेनियम, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम, लिथियम या यूरेनियम लिथियम या ड्यूटेरियम प्लूटोनियम। तो सबसे आम समस्थानिक जो है वो है आपका यूरेनियम और प्लूटोनियम। क्या है? यूरेनियम और प्लूटोनियम। चलिए अगला देखते हैं, और ये लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन कमरे के तापमान पर विशिष्ट गंध वाली हरी पीली गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड, आयोडीन, क्लोरीन या हाइड्रोजन सल्फाइड। तो
तो ये आपका हो जाएगा क्लोरीन, जो है कमरे के तापमान पर विशिष्ट गंध वाली हरी पीली गैस है। तो चलिए आप कमेंट करके बताइए कि आपने 24 में से 25 में से कितना स्कोर किया। मिलते हैं कल एक नए मॉक के साथ, तब तक के लिए जय।